नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। केरल के एक यतीम खाने में 7 नाबालिग लड़कियों के साथ कथित बलात्कार की खबर ने सारे देश को चौंका दिया। लेकिन मसला सिर्फ एक किसी घटना का नहीं है। केरल में महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ राज्य में महिला सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। एक नजर राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़ों पर डालते हैं। केरल में 2007 के दौरान बलात्कार के 500 मामले दर्ज हुए थे। राज्य पुलिस के प्रोविजनल आंकड़े बताते हैं कि 2016 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 16,960 मामले दर्ज हुए, जिनमें 2,568 मामले बलात्कार के हैं और इनमें 1,644 महिलाएं और 924 बच्चे पीड़ित हैं। यानी पिछले 9 सालों में बलात्कार के मसलों में 3 गुना इजाफा हुआ है। ये जो घटनाएं हैं, इनके अलावा हाल की घटनाओं में जो रही वो कुन्नूर में एक पादरी का 17 साल की एक लड़की का बलात्कार और उसे गर्भवती कर देना और फिर उसके एक बच्चे को जन्म देना। इसके अलावा पलक्कड़ की 9 और 13 साल की 2 बहनें अपने घर में फांसी के फंदे पर झूलती मिली। साथ ही कालपेटा में युवाओं के एक समूह द्वारा 7 लड़कियों का उत्पीड़न किया गया। दिल्ली तो रेप कैपिटल के नाम से बदनाम हुई, लेकिन केरल के आंकड़े बहुत से सवाल खड़े करते हैं, इसलिए कि क्या महिलाओं के खिलाफ हिंसा का साक्षरता, आधुनिक समाज और विकास से कोई लेना देना नहीं। केरल में महिलाओं की वर्कफोर्स में भी खासी भागीदारी है और लेबर यूनियन में भी वे शामिल हैं। आखिर क्या वजह है कि केरल में जिस तरह से लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं और मुख्य रूप से बलात्कार की घटनाओं में जो इजाफा हुआ है, वो क्या संकेत कर रही हैं? आखिर वो क्या माहौल है जो लगातार बिगड़ता जा रहा है और राज्य सरकार उसे नियंत्रित करने में कामयाब नहीं हो रही है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में 2 मेहमान मौजूद हैं। मैं आपका उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं शाइन पी शशिधर जी, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एडवोकेट भी हैं। आपका स्वागत है शाइन। और हमारे साथ हैं सुषमा साहू, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हैं और इनका कार्यक्षेत्र भी केरल है। सुषमा जी, सबसे पहले आप ही से शुरू करना चाहूंगी। पिछली जिन घटनाओं का हमने जो अभी ब्यौरा दिया और आप लगातार केरल में इनमें से कई मामले आप देख भी रही हैं। हाल की घटना थी जो तिरुवनंतपुरम राजधानी में ही लॉ एकेडमी की थी। आखिर क्या वजह है कि लगातार ये इन घटनाओं में इजाफा हुआ है महिलाओं के साथ, जो उत्पीड़न, बलात्कार, अपराध? देखिए, अगर सामूहिक तौर पर अगर हम कुछ शब्दों में अगर इसका हम आंकड़ा निकालना चाहें तो पहले तो कह सकते हैं कि पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय है। पुलिस की जो भूमिका होनी चाहिए ऐसे संजीदे मामलों में, पुलिस या तो इशारे पे काम कर रही है और वो साफ कोई दिख रहा है, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे अथॉरिटी ने हमें कहा है कि मैम हम मजबूर हैं, क्योंकि सरकार का आदेश है। क्योंकि अगर जो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, जो सरकार ने कहा है, अगर उसका आदेश का पालन नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों के ट्रांसफर ऐसे जगह होते हैं कि या तो आप जिसको कहते हैं कि पुलिस अथॉरिटी सड़ती है, तो ऐसे जगह पोस्टिंग हो जाती है। तो वो डर रहे हैं। पूरी तरीके से सरकार विफल है। क्योंकि मैं NCW हूं, मैं किसी सरकार पर टिप्पणी नहीं करती, लेकिन जो गतिविधियां दिख रही हैं लगातार, जितने भी केरल के जो डीजी हैं उनसे कभी भी किसी चीज के बारे में आप सवाल जवाब करिए, जो भी घटनाएं घटती हैं उनके ATR मांगिए, तो इस तरीके से जैसे संवेदनहीन व्यक्ति होता है ना, जैसे किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये चीजें बहुत सामने कुछ महीनों से तो बहुत ज्यादा नजर आ रही है। ये दोबारा जो सरकार आई है उसके बाद तो उनकी भूमिका बिल्कुल एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ी कर रही है। क्या शाइन, आपसे जानना चाहेंगे, आप केरल के ही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, लंबे समय से लोगों के बीच में काम करते रहे हैं। केरल को साक्षरता में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है केरल की। केरल की महिलाएं सिर्फ केरल तक सीमित नहीं है, पूरे देश में। और नर्सिंग के एक सेक्टर में एक बड़ी भूमिका इन महिलाओं की है, एक तरह से आदर्श के रूप में भी ये अपने घरों से जब बाहर निकलती हैं। वो क्या चीज है जो लगातार इन अपराधों में बढ़ोतरी करती जा रही है? संस्कृति तो ऐसी केरल की नहीं दिखती। देखिए, इसमें बहुत सारे रीजंस होंगे, मतलब सोशल इश्यूज होंगे, लेकिन मैडम ने अभी बताए हैं जो पुलिस, जो लॉ एंड ऑर्डर, ये निष्क्रिय होने के कारण से देखिए हर जगह में, भारत में सब जगह पे ये बलात्कार हो रहे हैं। हाँ, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उनके आंकड़े ऊपर नीचे हैं, लेकिन ये केरला में एकदम बढ़ गया। तो इसका रीजन, मेन रीजन ये है कि जो लॉ एंड ऑर्डर उदासीन हो गया, नहीं तो उनको चुप कर दिया है। और इसमें रीजन ये है, हर एक केस के एक पूंछ जो मार्क्सिस्ट वाले
कोई एक वर्कर होगा ना नेता होगा, या उनका कुछ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसके वजह से जो पुलिस को उन लोग निष्क्रिय कर देते हैं। तो अगर देखेगा तो उधर एक बंजारा जो वनिता है या औरत है, उनसे अभिनेत्री तक जो पीड़ित हो रहे हैं, जो ये घटनाएं हो रही हैं, कोई भी सेफ नहीं, कोई भी सेफ नहीं सब कोई भी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो इसका जो देखिए रिसेंटली एक अभिनेत्री हुआ है, उसमें तुरंत कुछ एक्शन ले पाए, क्योंकि ये इतना बड़ा पूरा देश में फैला गया है उसका न्यूज, इसीलिए जो पुलिस थोड़ा सक्रिय हो गया, तुरंत पकड़ लिया। और अब दूसरे एक चीज देखेगा तो रिसेंटली जो मार्कंडेय खड़जू को जस्टिस, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया गया था एक सौम्या केस बोल के। तो उसमें क्या हुआ, उसमें जो डेथ सेंटेंस दिया था, और डेथ सेंटेंस में जो सुप्रीम कोर्ट में जब केस आया, उसके लिए जो उनके लिए जो एडवोकेट्स आए हैं, वो इतना कॉस्टली एडवोकेट्स थे। और इनका तो, और वो जो सजा जिसको मिला है गोविंदचामी बोल के, वो एक याचक है, उनके लिए इतना बड़ा एडवोकेट्स कहां से आते हैं, इनका फंड सोर्स कहां है, इसके बारे में कोई चिंता नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें कोई एक संरक्षक है। ये संरक्षक कौन है, क्या है, कहां से आ रहे हैं, इसके बारे में कोई चिंता नहीं कर रहे, और इनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहे। तो सुषमा, जब आप लोग जाते हैं तमाम मामलों में एनसीडब्ल्यू की तरफ से, तो ये समस्याएं आप लोगों को भी आती होंगी, जिस तरह से शाहीन बता रहे हैं कि पूरा राजनीतिक संरक्षण है, या इन मामलों में जितने भी अपराधी पकड़े गए उनका कोई ना कोई तार जरूर सत्ताधारी पार्टी से दिखा है। एक बात और आपके सामने रखना चाहूंगी, ये जो नई सरकार आई है, वामपंथी सरकार, इस दौरान क्या अपराधों की वृद्धि हुई है, और आपको लगता है कि इसने ज्यादा राजनीतिक संरक्षण इन अपराधियों को दिया है? देखिए, क्योंकि बहुत अगर हाईलाइटेड केसेस हो जाते हैं तो हम तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि छोटे मोटे केसेस जो होते हैं, जो पुलिस या मीडिया उसको उजागर तक नहीं करती, या फिर कहीं ना कहीं फाइलों को दबा दी जाती, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने भी हैं, और अभी शाहीन साहब के सामने भी बहुत सारे आते हैं, क्योंकि वो वहाँ के बासिंदा है। लेकिन आप हर केस में देखिएगा, किसी ना किसी व्यक्ति का बिल्कुल इन्फ्लुएंस रहता है और प्रेशराइज रहता है कि इस केस का एफआईआर दर्ज नहीं करो। एफआईआर है तो उस जो महिला है ना, उसी के ऊपर एक अलग से कंप्लेन दायर करो, ताकि वो लड़की ही फंस जाए वापस। तो ऐसे अभी आप पालक्काड की केस देखेंगे, लॉ कॉलेज में देखेंगे आप, एक केस आप तिरुवनंतपुरम में, वो महिला कैंसर से पीड़ित महिला, उस महिला की सिर्फ गलती क्या थी, उसने किसी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए वोट डाल दिया। वो जहां जिस लोकेलिटी में रहती है, आप इमेजिन नहीं कर सकती, उसके घर का कोई शीशा नहीं बचा हुआ था, उनके बच्चों को उठा करके लेके गए, उस महिला का पूरा साड़ी उतार लिया गया, पब्लिक चारों तरफ से सराउंडिंग लोग खड़े हुए हैं, और उनको कहा कि आज तेरी सिर्फ साड़ी ब्लाउज उतारे हैं हमने, अगली बार तेरी बेटी को नंगा करेंगे। तो ये सारे स्टेटमेंट इस तरीके से पब्लिक हो रहे हैं, और पुलिस वो कह रही है कि मैडम, पुलिस ने फिर उनके ऊपर ही, लड़की के ऊपर ही, उस महिला के ऊपर ही कंप्लेन कर दिया, केस दर्ज कर दिया कि ये महिला ही कोई इस तरह के इलीगल किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इसीलिए हमने उसके ऊपर केस दर्ज किया। वो कैंसर पीड़ित, वो छोटी बच्ची को लेकर के वो अपने घर में बंद है, पूरे घर का शीशा टूटा हुआ, उसके गाड़ी के मैंने जिसको कहे कि टुकड़े टुकड़े में उनको तोड़ दिया गया, सारी चीजें आंख के सामने है। पुलिस अंधी है, प्रशासन अंधी है, किसी को कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि आंखों पर जो चश्मा लगा है वो या तो देखने के लिए उसको मजबूर ही नहीं कर रहा, वो या तो फिर ऐसी राजनीतिक चश्मा है कि जिसमें अपनी राजनीतिक जमीन बचानी है, जिसके लिए आप दांव पे लगा रहे हैं कानून व्यवस्था को, राज्य का। देखिए, केरला में ये मार्क्सिस्ट पार्टी का एक स्टाइल है, नहीं तो उनका एक पॉलिसी है। जब उन लोग अपना जो गवर्नमेंट बनेगा तो पूरा सिस्टम को उन लोग पॉलिटिसाइज कर देते हैं। वैसे उनका एक पार्ट है जो पुलिस को भी उन लोग पॉलिटिसाइज कर दिया, राजनीतिकरण कर दिया। तो इसीलिए क्या होता है, कोई एक ब्रांच लेवल का इनका लोकल कमेटी होते हैं, उनका एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहते हैं, उन्होंने रूलिंग करते हैं उस एरिया का, उन्होंने डायरेक्शन देते हैं, या एसएचओ को, जो भी है, जो उधर का पुलिस ऑफिसर को। तब इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? वही करेगा, नहीं तो उनका जो आज्ञानुसार ये पुलिस काम करेगा।
तो इसलिए नीति कभी मिलेगा नहीं। इसलिए आपको लगता है कि न्याय नहीं मिल रहा है जी, नहीं, लोगों बिल्कुल को? नहीं, न्याय तो बिल्कुल ही नहीं मिला। सिस्टम इस फॉर समय एग्जाम्पल अभी मैं बोलूंगा जो पालक्काड में रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, 2 बच्चे जो अभी अब दिखाई दे, उसमें उनकी मां का कहना है कि पहली लड़की की हत्या के बाद हाँ जी। अगर पुलिस सचेत होती तो दूसरी बेटी की हत्या नहीं होती। पहले जो बच्ची हैं जो 11 साल की, उनका जब हत्या जो हुए हैं तो उस टाइम में पुलिस को किसी ने छुपाया गया, जो लोकल डीवाईएफआई का एक पर्सन इन्वॉल्व था, तो उन्होंने चुप कर दिया कि नहीं, तो म्यूट कर दिया पुलिस को कि ये राइट ऑफ कर दिया, ये एक सुइसाइड केस है। तो इसीलिए सेकंड इंसिडेंट जब 50 दिन के अंदर, कितना भयानक सिचुएशन है देखिए, 50 दिन के अंदर दूसरा भी बच्चे सुइसाइड नहीं है वो, सुइसाइड सेम कथित जगह तौर पे। पे यही कहा जा रहा है कि आत्महत्या कहा जा रहा है, लेकिन वो क्या है उसकी अभी जांच चल रही है। वक्त नहीं, जांच नहीं, उसमें जो 4 लोगों को पकड़ा गया उसमें एक तो डीवाईएफआई का एक्टिव वर्कर भी है, इसलिए पहले केस में पुलिस चुप हो गई थी। और अभी भी उनके ऊपर जो धाराएं लगनी चाहिए, ये आप 50% केसेस अभी आप प्रेजेंटली आप उठा करके देखेंगी, जो धाराएं लगनी चाहिए वो कोई भी धाराएं लगाई ही नहीं जाती है, ताकि उनको वो नॉन वेलेबल ऑफेंस हो जाता है कि उनको तुरंत इमीडिएट मिल जाता है, या फिर आपको जिसको फंसाना है उनके लिए वो स्थिति है, और जिनको तुरंत निकालना है उनका बेलेबल ऑफेंस है। मतलब वो प्री प्लान रहता है। मतलब आप देख करके कभी कभी आपको चक्कर भी आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। मतलब जिसको कानून को धत्ता बताना और कानून का कैसे खिलवाड़ और मिसयूज होता है, वो आपको देखना है तो अभी जाके आप केरल में देख सकते हैं। सुषमा, आपसे ये भी जानेंगे क्योंकि आप लगातार वहां जा रही हैं, उन महिलाओं के बीच में काम कर रही हैं, आखिर क्या वजह है कि ये सारा मामला, इस मामले पर एक वो बुद्धिजीवी वर्ग बाहर निकल के नहीं आ रहा? क्यों नहीं महिला संगठन तमाम बाहर निकल के आ रही हैं इस पूरे मसले को लेकर, जिस तरह से इन पीड़ित महिलाओं की आवाज को दबाया जा रहा है और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा? वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ, चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप हमारे लिए सर। हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया है। मदद हमारी, मंजिल आपकी। अपनी अघोषिताएं का डर मुझे चैन से जीने भी नहीं देता। पकड़ा गया तो क्या करूं, किससे मदद मांगूं? ये मदद मांगने का नहीं बल्कि मदद करने का वक्त है। मतलब आज ही अपनी अघोषित आय को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 के अंतर्गत जमा कराएं और खुद को चैन सुकून और कई लाखों करोड़ों की मदद कर उनकी जिंदगी को खुशहाल बनाएं। याद रहे, अपनी अघोषित आय को वैध बनाने का ये अंतिम मौका है। ये डिक्लेरेशन हर हाल में 31 मार्च 2017 तक कराएं। ऐसा न करने पर 77.25% टैक्स, सरचार्ज और सेस के अलावा भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा और साथ ही बेपनाह शर्मिंदगी भी। एक अच्छे भारतीय नागरिक की तरह समय रहते आगे आए, देश हित में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में सहयोग बढ़ाएं और इसी तरह पैसे भी बचाएं और साथ ही पुण्य कमाएं। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। परिंदों के ये घोंसले हमें यकीन दिलाते हैं, सच है ये, तिनका जोड़कर ही आशियाने बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे ही बनाया हमने भी अपने इस देश को। सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, सरकार के हर निर्माण में एक तिनका हमने भी लगाया है, क्योंकि हमने सही समय पर आयकर चुकाया है। अगर किसी कारणवश आपने अभी तक अपना एडवांस टैक्स जमा नहीं कराया है तो असेसमेंट ईयर 2017-18 के लिए अपना एडवांस टैक्स 31 मार्च 2017 तक जरूर जमा करें। और हाँ, अगर अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो असेसमेंट ईयर 2015-16 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च 2017 तक अवश्य फाइल करें, ताकि आपका अपना देश, आपका आशियाना बेहतर से और बेहतर बने। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। सूरज आया, चिड़िया आई, अब तो ब्रश कर लो भाई, शाम ढली तो तारे आए, ब्रश करने से दांत जगमगाए, ब्रश दिन में 2 बार, 2 मिनट हर बार, ब्रश दिन में 2 बार, 2 मिनट हर बार।
चर्चा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं केरल में जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध में इजाफा हो रहा है। बलात्कार की घटनाएं लगातार पिछले एक साल में बढ़ी हैं और अगर 9 साल का आंकड़ा देखें तो 3 गुना बलात्कार बढ़े हैं केरल में। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सुषमा, आपसे जानना चाहेंगे, आप कह रही थी कि तमाम महिलाओं की न तो रिपोर्ट लिखी जाती है न उस पर कार्रवाई हो रही है। ये जो पूरा माहौल बन रहा है इतने समय से और 1 साल से इन घटनाओं में और भी तेजी से इजाफा हुआ है, क्या ये वहां की महिलाओं को, उन शोषित लोगों को संगठित होने में भी कोई मजबूती दे रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद करने में, और उसमें आप जैसे संगठन उनकी मदद कर रहे हो? देखिए, ये जो विषय उठ रहा है, ये विषय भी यहीं से शुरुआत हो रहा है, जिसको कहते हैं ना बीजारोपण। ये बीज यहीं से हुआ है, क्योंकि इतना अत्याचार हो रहा है तो उनको लग रहा है कि कोई एक ऐसी पार्टी या कोई ऐसा व्यक्तित्व जो हमारे सामने आ रहा है, जो मेरा नेतृत्व कर सकता है या हमारे भविष्य को सुधार सकता है, तो जनता जिसके तरफ थोड़ा सा, जिसको लगता है कि विकास कर सकता है, हमारी चीजों को लीक से हटा करके जिस मतलब बेबुनियादी जिंदगी को वो जी रहे हैं, उससे हट करके हमारी जिंदगी को अगर कोई मकसद दे रहा है, तो ऐसी तरफ अगर उनकी विचारधाराओं की तरफ अगर वो मुड़ना भी चाहते हैं तो वो मुड़ ना जाए। इसके लिए ये सारा जो हैवक क्रिएट किया जा रहा है ड्यू टू दैट रीजन, और कोई रीजन ही नहीं है। जिससे क्या हो गया है कि अब वो जितना अत्याचार कर रहे हैं उतनी ही महिलाएं भी संगठित हो रही हैं, और वहां का जो लोकल जो मेजॉरिटी है, जो कभी 2 घर था आज वो 10 घरों में परिवर्तित हो रहा है। जो कल किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेता था, आज पूरी एक छोटा छोटा कुनबा एक तैयार हो रहा है जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है और उनके लिए मतलब उनके साथ संघर्ष करने के लिए भी तैयार है। आपको लगता है इस दमन, इस अत्याचार और जो सरकारी मशीनरी कोई एक्शन नहीं ले रही है, उसने लोगों को संगठित भी करा है, आवाज भी बुलंद कर रही है और वो बाहर आ रही हैं? शायद आपसे जानना चाहूंगी कि जब केरल में वामपंथी सरकार है, वामपंथी सरकार का कहना है कि उनकी बुनियादी समानता है, महिला, पुरुष, कामगार, बेरोजगार सब एक बराबर हैं। फिर ऐसे में ये जो लगातार घटनाएं हो रही है और इन घटनाओं में भी दलितों की संख्या ज्यादा है, फिर ये कौन सा विरोधाभास है? देखिए, इसमें सुषमा जी, ये जो अभी का जो गवर्नमेंट आया है, पिनराई विजयन लीड सरकार, तो उसका जस्ट पहले हुआ था एक केस, जिशा केस। सुषमा जी भी उसमें गए थे उधर इंक्वायरी करने के लिए। तो इमीडिएटली आफ्टर द गवर्नमेंट फॉर्म्ड, सबसे पहले क्या काम किया, एक प्रूवन डीजीपी था सन कुमार साहब, उनको चेंज कर दिया। रीजन क्या है, उन्होंने कुछ एक केस में, मतलब आई कैन मेंशन टीपी चंद्रशेखरन केस में सीपीएम का लीडर्स के अगेंस्ट उन्होंने इंक्वायरी किया था, उन लोगों के तक पहुंच गया था। इसीलिए फर्स्ट एक एमिनेंट पुलिस ऑफिसर को निकाला, हटा दिया गया। वो मतलब कोई भी केस, कोई भी इंक्वायरीज सीपीएम तक पहुंचना नहीं चाहिए, नहीं तो उनका जो सोच है उसके अनुसार ही पुलिस चलना चाहिए। ये जिशा केस में फाइनली क्या हो गया, विद इन द टाइम उन लोगों ने कोई एक आदमी को ले आया, इन्होंने हत्या किया है, अरेस्ट कर दिया, चार्जशीट लगाया, लेकिन ये भी श्योर है ही विल एस्केप, क्योंकि उस केस में भी इतना सारा जो सबूतों के साथ और इंक्वायरी के साथ जो खिलवाड़ हुआ। हाँ। सिर्फ देखिए, वहाँ सबूतों के साथ ही खिलवाड़ किया जाता है। आप हर केस का, एक एक केस का, इंडिविजुअल केस का जब आप मतलब पर्टिकुलर इंक्वायरी करेंगे, या जिसको कहते हैं विश्लेषण करना, तो आप जब विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि मतलब इतना लैकुना है और कैसे सबूतों को कहां से गायब कर दिया जाता है, नए एविडेंसेस सामने ला दिए जाते हैं जिसका उस केस से कोई ताल्लुकात नहीं, कोई संबंध नहीं। तो मैंने ऐसा क्रिएट किया जाता है कि जैसे लगता है एक नया फॉर्मेशन, जैसे एक तुरंत में मकान बना हुआ है उसको एकदम डिमोलिश कर दिया गया और सारे उसके कचड़े को हटा दिया, एक नया एक वहां से ढांचा खड़ा कर दिया कि ही वॉज देयर, भाई ये तो यहाँ था ही नहीं बंदा, ये तो कहीं और था, तो फिर कैसे आप उसको इन्वॉल्व कर रहे हो?
तो ये बड़ी स्थिति खराब है। शाइन, राजनीतिक हिंसा लगातार बढ़ी है जब से ये सरकार आई, उसके बाद से हमने देखा आरएसएस के तमाम कार्यकर्ताओं की हत्या का मामला हुआ है और भी इसके अलावा कई ऐसी हिंसाएं हुई हैं। तो क्या आपको लगता है कि पूरे राज्य में इस समय एक नई राजनीतिक सोच का उभार हो रहा जो है लहर जिसके चल रही है। दमन के लिए सरकार जो या फिर लहर- जिसके दमन को लेकर एक काडर लगातार काम कर रहा है? वही एक लहर चल रहे हैं, वो हवा उधर भी तेजी पहुंच गया हुआ है। तो इस पे सबसे ज्यादा डर मार्क्सिस्ट पार्टी को है। और जो फ्लो है जो बीजेपी में, ये आपको पता है पिछले इसमें 15% तक पहुंच गया जो बीजेपी का वोट। एक पार्टी को इंडिविजुअली कितना मैक्सिमम वोट पकड़ सकते हैं वो उतना तक पकड़ लिया। और बीजेपी का जो ग्रोथ है बहुत फास्ट है उधर। तो उधर जाने के रोकने के लिए डर पैदा करना जो पूरा स्टेट में, और ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वायलेशन है। और इसमें सबसे ज्यादा क्या है, घर के अंदर औरत के ऊपर, बच्चे के ऊपर, बच्ची के ऊपर करेगा तो वो घर में पूरा और परिवार डर कोई जाता है। पूरा परिवार परिवार डर डरेगा। डरेगा। तो ये जो लगातार केरल में जो हिंसा हो रही है, मेरे दोनों ही मेहमानों का ये कहना है कि ये हिंसा जो है वो एक राजनीतिक बदलाव जो उस राज्य में देखा जा रहा है। तो सत्ताधारी जो पार्टी है, जो मशीनरी है, या उस सत्ताधारी पार्टी का जो काडर है, वो नहीं चाहता है कि इस तरह की सोच एक नई पनपे। इसलिए किसी एक महिला को डराकर, उसकी लड़कियों को डराकर, उस पूरे परिवार को डराने की जो मानसिकता, जिस सोच के साथ लगातार काम कर रहे हैं, वो दिखाता है ये जो महिलाओं के खिलाफ भी जो लगातार हिंसा बढ़ रही है और अपराध बढ़ रहे हैं, साथ ही राज्य में अन्य हिंसाएं भी जो लगातार बढ़ रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। सूरज आया, चिड़िया आई, अब तो ब्रश कर लो भाई। शाम ढली तो तारे आए, ब्रश करने से दांत जगमगाए। ब्रश दिन में 2 बार, 2 मिनट हर बार। ब्रश दिन में 2 बार, 2 मिनट हर बार। लोन मिल जाएगा ना उससे? अरे उसके स्टार्टअप का आइडिया ब्रिलियंट है, ऊपर से मैं उसका गारंटर हूँ। लोन सैंक्शन हो गया ना? आपके अकाउंट में लेन देन ठीक नहीं होने की वजह से वो। अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो आप खुद तो शर्मिंदा होंगे ही, ऊपर से आने वाली पीढ़ी के उन्नति के रास्ते भी बंद कर देंगे। चुकाएं अपना उधार और जीवन में लाएं बहार। पंजाब नेशनल बैंक। हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है। अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं, सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर एमआरपी के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। एमआरपी को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप एमआरपी से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, एमआरपी जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार एमआरपी से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। सूरज आया, चिड़िया आई, अब तो ब्रश कर लो भाई। शाम ढली तो तारे आए, ब्रश करने से दांत जगमगाए। ब्रश दिन में 2 बार, 2 मिनट हर बार। ब्रश दिन में 2 बार, 2 मिनट हर बार। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे।
एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आज केरल के मसले पर। शाहीन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से घटनाएं भी बढ़ रही हैं, राजनीतिक घटनाएं भी, क्या आपको लगता है कि केंद्र को आज की तारीख में जो केरल में हो रहा है उस पर ध्यान देने की भी जरूरत है? जी देखिए, राज्य सरकार के नियंत्रण से मतलब क्या चीजें बाहर जाती दिख रही हैं? ये फेडरल सिस्टम में बहुत कुछ लिमिटेशन है, लेकिन फिर भी जब भी कुछ हमला होते हैं, सीरियस मैटर सीरियस होते हैं, होम मिनिस्ट्री रिपोर्ट वगैरह पूछ लेते हैं, उससे ज़्यादा उनको क्या कर सकते हैं? सो दैट गवर्नमेंट इज डूइंग। लेकिन राज्य सरकार को ही करना चाहिए। देखिए, गॉड्स ओन कंट्री था, आज पीड़ितों का देश बन गया, और वो केरला का इमेज वैसे बन रहे। और अभी का जो बजट था, बजट में सिचुएशन इतना वेस्ट हो गया, फिर भी जो अभी का जो बजट में कुछ भी एलोकेशन उसके लिए नहीं है। इवन बाकी सब जगह पे महिला सुरक्षा के लिए आप कह रहे हैं? एग्जैक्टली, महिला सुरक्षा के लिए कुछ भी एलोकेशन नहीं है। उसमें क्या एक सेंटेंस ये दिया हुआ है कि 1 साल के बाद हम एक डिपार्टमेंट खोलेंगे। तो 1 साल महिलाओं खुद अपना सुरक्षा का में खुद चिंता केरल की महिलाओं को तो बड़ा सशक्त और मतलब एजुकेटेड माना जाता है, उन्हें मजबूत माना जाता है, जागरूक माना जाता है, आर्थिक रूप से मजबूत है, तो उनकी एक आवाज भी है। देखिए, उधर कांग्रेस तो कांग्रेस और सीपीएम का एक तरह का कुछ कनेक्शन चलते हैं, एक दूसरे में मिलके ही चलते हैं। और बीजेपी उनका जो महिला मोर्चा है, उन्होंने काफी आंदोलन कर रहे उधर, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि संख्या कम है और इनके पास पावर है। पावर से जो महिला मोर्चा का जो प्रेसिडेंट है रेणु सुरेश, उनको भी तो इतना बुरी तरीके से अटैक किया था, पुलिस का जो लाठीचार्ज हुआ था उनके ऊपर। सुषमा, जो घटनाएं हैं, जब इनमें आप लोग पहुंचते हैं राज्य में, और जिस तरह से राज्य का एक असहयोग रवैया आप लोग बता रहे हैं इन तमाम मामलों में, तो किस तरह की चुनौतियां आती हैं बहुत संक्षेप में? और क्या आपको लगता है कि आपकी तरफ से सुझाव होगा कि आगे किस तरह से इन मसलों को लेकर बड़े पटल पे पहुंचा जाए कि जिससे लोग इसकी तरफ देखें? देखिए, सबसे पहली बात कि वहाँ की जो वर्तमान सरकार है उसको संजीदा होनी पड़ेगी। अगर वो नहीं होती है तो स्थिति इतनी विभत्स होने वाली है कि शायद वो भी कंट्रोल कुछ दिनों के अंदर ना करें, क्योंकि ना कर पाए। जब हम जाते हैं तो वो उनकी मजबूरी होती है कि कमीशन आया है, उनको अटेंड करो, सिर्फ अटेंड करो। वो क्या मांग रहे हैं, वो किस तरह की रिपोर्ट्स मांगते हैं, उसमें किसी तरह का कोई कोऑपरेशन नहीं होता। अभी हमने केरल के डीजी को प्रिंसिपल अभी मैंने सम्मन दिया है, अभी अगले सप्ताह में उनको सम्मन में बुलाने वाली हूँ, और उन सारी चीज़ों का मैं उनसे खुल के बात करने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सब चीज़ के लिए हम ही भर देते हैं, हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, लेकिन हम जैसे ही वहाँ से निकलते हैं उनके बाद वो पल्ला झाड़ते हैं कि बाप रे चली गई, मैंने एक लंबी सांस लेते हैं। तो अब उनको अब हम वहाँ अटेंड नहीं करेंगे, वो दिल्ली में आके उनको बढ़िया से बिठा के अब हम अटेंड करने वाले हैं। और यही कहने वाली हूँ, या तो आपसे संभलता है तो संभालो, या तो रिजाइन करके या रेजिग्नेशन डालो और यहाँ से हटो। तो आपको लगता है कि स्थितियां बहुत बद से बदतर हो गई है, और अगर आप कह रहे हैं जिस तरीके से कि महिलाओं की शिक्षा पर इतनी अच्छे स्टेट को किस तरीके से, जिसको कहते हैं नरक बना दिया है इन लोगों ने, सिर्फ आपसी सामंजस्य में एक आएगा तो दूसरा जाएगा, दूसरा आएगा तो दूसरा जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की तरक्की की बात तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन जिस तरह से केरल में लगातार दिखाई दे रहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ ही नहीं रहे हैं, बल्कि राज्य सरकार की जो असंवेदनशीलता तमाम इन मामलों पर दिखाई दे रही है, वो सबसे बड़ी ज्यादा चिंताजनक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मेहमानों का स्टूडियो आने का और चर्चा के लिए। और चर्चा में आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नई चर्चा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।